आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जारी भीषण जंग के बीच खबर आई है आज सुबह इजरायली सैनिक लेबनान में घुसे और आईडीएफ को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सीमा के जरिए ही हमलों को अंजाम देते हुए लेबनान के अंदर इजरायली सैनिक पहुंचे और अब वहां पर कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं उस ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में जिसे इजरायल अलग अलग जगहों पर अंजाम दे रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमले को लेकर भी खबर आई है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा किस तरीके से गोले बरसाए इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टारगेट है उसमें इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस। हमले के बाद की तबाही की ये तस्वीर देख रहे हैं। ये हमला हुआ हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर। इजरायली एयरफोर्स ने गोले बरसाए। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का भी अंदेशा है। लेबनान के अंदर मौजूद इजरायली सेना ऑपरेशंस को जिस तरीके से अंजाम दे रही है, अब साउथ लेबनान के लोगों को आईडीएफ ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने को कहा गया है। नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह हो सकता है। अपनी गाड़ियों को दक्षिण की तरफ ना लाएं। अगले नोटिस तक चेतावनी का पालन करें। तो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर है और इस बारे में चर्चा के लिए फॉरेन एक्सपर्ट संजय भारद्वाज सर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर आज सबसे पहले एक मैप दिखाते हुए शुरुआत करते हैं। आइए मुझे इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि अब लेबनान में जिस स्ट्रैटेजी के तहत हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये ऑपरेशन किन एरियाज में चल रहा है, उसमें लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मैप के जरिए ये बता दीजिए कि इजरायली सेना आखिर शामिल कैसे हुई, लेबनान के अंदर घुसी कैसे। आप हिजबुल्लाह के इस गढ़ में मौजूद रहे, आपने वहां से सीधी रिपोर्ट्स दिखाई, आप एरिया के बारे में वाकिफ हैं। चैलेंजेस को लेकर कल हमने बात की थी, ये एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है? देखिए बिल्कुल जैसे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुरभि, ये जो इलाका है ये है वेस्ट ऑफ साउथ लेबनान और ये है ईस्ट ऑफ साउथ लेबनान। ये करीबन ब्लू लाइन जिसको हम कहते हैं यूएन की लाइन, वो करीबन 130 किलोमीटर की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को इन इलाकों में डिप्लॉय कर रखा था, यानी नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर, और यहां पर 3 डिविजन्स लगाई कर दी गई थी। और यह साउथ लेबनान का पूरा वो इलाका जहां पर लगातार हिजबुल्लाह का जिसे गढ़ माना जाता है। अब इजराइल ने क्या किया, सबसे पहले बेरूट और इसके आसपास के इलाकों में कम्युनिकेशन टावर्स को, उनके बड़े कमांडर्स को लगातार अटैक किया, फिर यहां के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया। और जब यह एश्योरेंस हो गया कि कोई भी बड़ा कमांडर यहां मौजूद नहीं है, तब यहां से एक लाइन खोली जो ग्राउंड फोर्सेस की मूव करिए। 4 से 5 ब्रिगेड जो है वो कोशिश की जा रही है कि अंदर जाकर बैठा दी जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अभी ये इसके साथ में करीबन 3 से 4 किलोमीटर की पैरेलल लाइन पर ही डिप्लॉय रहेंगे, आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनको लगता है कि शायद जब तक बैकअप टीम पीछे से ना आ जाए, जब तक इनको आर्टिलरी का सपोर्ट यहां ना मिल जाए, जब तक इनको अटैक हेलीकॉप्टर्स का सपोर्ट ना मिल जाए, तब तक ये आगे मूव नहीं करेंगे। और इजराइल ज्यादा आगे मूव करने की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस लिमिटेड एरिया के अंदर बैठकर होल्ड अप करना चाहता ताकि उसके नॉर्थ के पार्ट जो नीचे हैं वो सिक्योर हो सके। सीमित दायरे में रहते हुए टारगेटेड अटैक्स को फिलहाल इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। ये खबर हमें सुमित ने अभी समझा दी। लेकिन लेबनान में आईडीएफ जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दे रहा है, एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई आईडीएफ के इसी ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। और सुमित, हमने कल भी इसी चैलेंजेस को लेकर चर्चा इसलिए की थी क्योंकि यहां हिजबुल्लाह के गढ़ में भी बाकायदा एक टनल नेटवर्क है और टनल में हजारों लड़ाके छिपे होकर जाहिर सी बात है सरप्राइज अटैक्स कर सकते हैं। ऐसे में इन्हीं सीक्रेसी के साथ गुप्त टनल का ये जो पूरा नेटवर्क है, खबर यह है कि आईडीएफ इसके बारे में पहले ही जानकारी जुटा चुका है और हिजबुल्लाह के पास मिसाइल भंडार भी है। AK-47 राइफल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर सकता है। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लेकर भी हम लगातार एक्सपर्ट से चर्चा करते आए हैं। अब ऐसे में ईरान से मिले हथियार हिजबुल्लाह की जिस तरीके से ताकत बन सकते हैं, संजय भारद्वाज सर, सवाल आपसे, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। लेबनान के अंदर घुसते ही ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत महज एक सिंपल खबर नहीं है। यहां बड़े चैलेंजेस इजराइल के सामने भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह का भी टनल नेटवर्क है। हिजबुल्लाह के पास भी ऐसे बंकर्स हैं जिसके जरिए यहां पर हम
इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर की जो हम बात करते हैं, ये जो सरप्राइज अटैक्स हैं, ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। देखिए सुरभि, दो बातें साफ है कि इजराइल जो अपनी टैक्टिक पे काम कर रहे हैं, दो टैक्टिक है। पहला है डिनाइल स्ट्रेटेजी। आप पिछले कुछ समय पहले, आप 15-20 दिन पहले आप देखेंगे तो आप नॉर्दर्न जो इजराइल एरिया है उस पर लेबनान हिजबुल्लाह बढ़त बनाए हुए था और वहां से लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। उसके बाद अब जो इजराइल काम कर रहा है वो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, डिटरेंस बाय पनिशमेंट। उनको ये पता है कि हिजबुल्लाह के पास में नियमित रूप से ईरान से हथियारों की सप्लाई हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दे रहे हैं और उनके जो बेसिस हैं वो सदर्न लेबनान में है। तो जो आज के दिन आईडीएफ जो काम कर रहा है कि सदर्न लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से इनको नेस्तनाबूद कर देना, इनके बेसिस को खत्म कर देना है, यानी कि दुश्मन को पनिशमेंट के आधार पे खत्म करके उसको एक डिटरेंस क्रिएट करना, एक वॉल क्रिएट करना। और वो बहुत हद तक अंदर नहीं जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन अपना जो क्षेत्र है इजराइल का, नॉर्दर्न इजराइल का, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखिए जिस तरीके से इजराइल बढ़ रहा है, पहले हमास का खात्मा किया, अब हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक राजनीतिक विचार है, हिजबुल्लाह एक मिलिट्री पावर है और हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजिकल एक वेपन है जो ईरान उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हिजबुल्लाह का जिस दिन खात्मा होगा तो आप मान के चलिए कि एक स्ट्रॉन्ग जो वो इतना आसान भी तो नहीं है ना। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उसको ईरान के जरिए हथियारों का मिल रहा सपोर्ट ही तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो इजराइल का मुकाबला करने को तैयार है। खबर यही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है और इजराइल के कई इलाकों में जिस तरीके से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया है, बड़े दावे और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगली खबर यही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से गशदान और शेरोन और यारकोन में भी हमलों को अंजाम दिया गया है। अब हिजबुल्लाह के गढ़ के अंदर भले ही इजराइल इस वक्त स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह ने भी सीधे इजराइल के अंदर हमलों को अंजाम दिया है और ऐसा कोई आज पहली बार नहीं हुआ। अब फिलहाल इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से पलटवार किया है उसको लेकर खबर जानिए, क्योंकि इजराइल में बड़े हमले को अंजाम हिजबुल्लाह की तरफ से भी दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह रॉकेट्स और मिसाइल के जरिए हमलों को अंजाम देता है, एंटी टैंक मिसाइल्स के जरिए, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम देता है, यहां तक कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी उसकी ताकत है। इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, हिजबुल्लाह के पलटवार को लेकर समझे उससे पहले जानिए लेबनान से मिसाइल अटैक पर आईडीएफ की तरफ से क्या कहा गया। लेबनान सीमा से कई मिसाइलें अंदर पहुंची हैं। मिसाइल हमलों के बाद कई जगहों पर आग की तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान की सीमा पर लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और सीमा में अंदर घुसकर आईडीएफ एक तरफ जहां ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही है, वहीं मिसाइल अटैक भी किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी जारी हैं और लेबनान सीमा से कई मिसाइलें अंदर पहुंची हैं। मिसाइल हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर लगी आग की ये तस्वीरें आई हैं सामने। हिजबुल्लाह के पलटवार को लेकर भी हम खबर बता रहे हैं। रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह का हमला, रॉकेट हमलों से रोड पर ट्रैफिक भी रुक गया। एक तस्वीर ये भी देखिए। ये पूरा हाईवे के ये जो पूरा रूट है ये ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहां पर खबर आई है कि किस तरीके से रॉकेट और मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि रॉकेट हमले के बाद की बिल्कुल ये तस्वीर सामने आई, जिससे साफ है कि पूरा का पूरा इस हाईवे के रूट पर ट्रैफिक जाम हो चुका था, रुक गया था। बॉर्डर एरिया के पास की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से अब लेबनान सीमा में शामिल होकर इजराइल की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह भी सीधे इजराइल में हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब खबर को समझिए लेबनान में अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के टनल के बारे में, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके इन टनल्स का इस्तेमाल हमला करने और छिपने के लिए भी करते हैं। हिजबुल्लाह के ये टनल इजराइल के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। हालांकि जानकारों का तो ये भी मानना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 40 से 50 हज़ार के आसपास हो सकती है और हिजबुल्लाह के पास हथियारों का विशाल भंडार भी है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख के करीब ड्रोन्स हैं, रॉकेट और मिसाइलें हैं। उसे सबसे ताकतवर संगठन
यही मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाते हैं। हिजबुल्लाह के पास कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। यानी अब मोसाद के पास हिजबुल्लाह के टनल की जानकारियां भी हैं और जमीन के नीचे टनल का ये जो पूरा बड़ा नेटवर्क है, टनल ध्वस्त करने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि ये इस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी टनल नेक्सस को जिस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन चलाते हुए गाजा में खत्म किया है, क्या उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अब लेबनान में भी ऐसा ही संभव है? लेबनान में किस तरीके से इस टनल नेटवर्क और बंकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही जुटाई जा चुकी है, उसी रेडीनेस को देखते हुए, तैयारी को देखते हुए बाकायदा वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन अब लेबनान में हिजबुल्लाह ने कई सीक्रेट टनल्स जो बना रखे हैं, हिजबुल्लाह के सीक्रेट टनल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने उन टनल्स में जो इंतजाम किए हैं उसके बारे में खबर समझिए। हिजबुल्लाह की सुरंगों में मिसाइल और रॉकेट का जखीरा है, उसके पास 2 लाख ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें हैं जो जंग में इजराइल की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। मिसाइलों के अलावा हिजबुल्लाह के पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी है। दुश्मन पर हमले के लिए बख्तरबंद गाड़ियां हैं। कई टनल्स में हिजबुल्लाह ने कमांड सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां से अपने लड़ाकों को वो जरूरी संदेश भेजता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसी कम्युनिकेशन सिस्टम और वेपन डिपो को अभी तक इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स के बाद उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज खबर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। अब हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से और कितने घातक हथियार है, सुमित इस बारे में सवाल आपसे भी करूंगी, उससे पहले यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल 400, मीडियम रेंज रॉकेट 4800, शॉर्ट रेंज रॉकेट 65,000, गाइडेड मिसाइल 8000, एयर टू सरफेस मिसाइल 17 और 1000 ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल 10। हम यहाँ पर हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ के बारे में सुमित सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इजराइल का मुकाबला वो इसी के बलबूते करते हुए सीधे अब इजराइल के अंदर भी हमलों को अंजाम दे रहा है। सुरभि देखिए, कई इस पूरे वॉर फ्रंट के अंदर या फिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। पहला ये कि हाँ, इजराइल का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत बड़ा अपर हैंड है। इजराइल के पास एयर पावर भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास ग्राउंड फोर्सेस का भी मूवमेंट है, उसके पास बड़ी आर्टिलरी गन्स या फिर आप कह सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल भी है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास जो एडवांटेज है वो बस यही है कि वो इस इलाकों में पहले भी 2006 के अंदर इजराइल को खदेड़ चुका है। लेकिन अब ना तो ये पुराने वाला इजराइल रहा है और ना ही पुराने वाला हमास रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब हिजबुल्लाह के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज इस एरिया से फैमिलियराइजेशन, वो इस एरिया से वाकिफ है। उसके कमांडर्स OGWs इस इलाके में रह चुके हैं, उनको पता है कि कहां से अटैक करना है। लेकिन फिर भी इजराइल के पास जो पावर है, जो सर्विलेंस है, उसमें हिजबुल्लाह कहीं नहीं टिकता। और हिजबुल्लाह के पास जिस तरीके से कमांडर्स मारे जाने के बाद उसके मोराल गिर चुका है, उसके बाद उसके पास कोई ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक वन साइडेड ऑपरेशन जरूर लगता है, लेकिन इजराइल इसको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्टेप इन करेगा। और इजराइल ये चाहेगा कि सबसे पहले जो ग्राउंड फोर्सेस मूव की हैं कुछ एरियाज तक, उनको सिक्योर करके पीछे से बैकअप टीम लाई जाए, उसी के बाद ये आगे बढ़े। लेकिन अब दक्षिण लेबनान पर इजरायली एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक को लेकर भी एक खबर है। जानिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई है और आईडीएफ के हमले से हिजबुल्लाह के पोस्ट में जबरदस्त धमाका हुआ है। आपको बता दें, पोस्ट में रखा हथियार और गोला बारूद तबाह हुआ। अब आपको एक और मैप दिखाते हैं और मैप के जरिए आपको बताते हैं कैसे इजरायली फोर्स लेबनान के किन इलाकों में घुसेगी और ऑपरेशन को लेकर स्ट्रैटेजीज बनाएगी। क्योंकि गाजा के बाद अब लेबनान, ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं। सुमित आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर, ये कोई गाजा की 40 से ज्यादा किलोमीटर की स्ट्रिप नहीं है, ये लेबनान है। लेबनान के इसी गढ़ में ये टनल नेटवर्क और ये जो बंकर्स हैं, भले ही स्ट्रैटेजी गाजा के लिहाज से हमें सेम लगती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो बहुत अलग है। इसको जरा यहाँ पर समझाइए, क्योंकि यहाँ इजरायली एलीट फोर्स की साउथ लेबनान में छापेमारी को लेकर खबर आ रही है। आईडीएफ के टैंक हिजबुल्लाह ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, एयर स्ट्राइक में भी हमने देखा कि ज्यादातर उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, कमांडर सेंटर्स और साथ ही वेपन डिपो को उन्होंने अभी तक टारगेट किया है। लेकिन इजरायली हवाई बमबारी को लेकर ये जो खबरें आ रही हैं, यहाँ हिजबुल्लाह का दबदबा क्योंकि ज्यादा है बेका घाटी में, यही वजह है कि इस लिहाज से समझना जरूरी है कि चैलेंजेस गाजा का कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है लेबनान में। बिल्कुल, देखिए गाजा और आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह बहुत डिफरेंट है, या फिर साउथ लेबनान बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमास के पास वो कैपेबिलिटी, वो ट्रेनिंग नहीं है। वो फायर करते थे, भाग जाते थे। हिजबुल्लाह के पास है कि वो लड़ा के लड़ सकते हैं। बेका वैली जिसका आपने जिक्र किया, 2006 में इजराइल को यहां से खदेड़ दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अभी 1 महीना पहले बेका में था, वहां पर हिजबुल्लाह ने बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल के, उनके आर्टिलरी गन्स खड़े कर रखे हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम
हम इस जंग में जीते थे, हमने उनको भगाया और उनके हथियार भी छीन लिए। तो निश्चित तौर पे एक मैसेजिंग है। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक से एक सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी इस पूरी जंग में हमास के साथ ऑपरेशन में, और इधर वो है रसद लाइनें काटना। ये एरिया जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इजराइल का जो एरिया है, ईरान यहीं से लगातार वेपन्स की सप्लाई और रसद यहां पे कर दिया, क्योंकि लेबनान का और सीरिया का बॉर्डर बहुत ज्यादा लगता है। और अब हमास के साथ आप देखिए गाजा में क्या था कि इजिप्ट की तरफ से, समंदर की तरफ से हथियार आते थे, इसलिए इजराइल ने राफा को कैप्चर किया, उसने इधर और खान यूनिस बीच में इलाका छोड़ा, बाकी चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया। अब इजराइल यहां पे भी यही कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है, बेका वैली से पहुंच के लगातार इन इलाकों को सीज करेगा, इन इलाकों में अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। इस इलाके के अंदर अगर आप देखें, ये जो लाइन है, ब्लू लाइन जिसको कहते हैं 130 किलोमीटर की, यहां पर अपनी तैनाती कर देगा। तो निश्चित तौर पर रसद लाइनें कट गई, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी कम हो गई। जो चीजें अब आएंगी, जो अटैक होंगे, वो बेरूट के आसपास के इलाके में कर दिए जाएंगे, ताकि अगर वो लॉन्ग रेंज से या फिर मीडियम रेंज की मिसाइलों से अटैक करे तो वो यहां तक ना आए, नॉर्थ पार्ट तक वो यहीं रुक जाए। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि अब उसको अपने नॉर्थ पार्ट को पूरी तरह सिक्योर कर लेना है, और कहीं ना कहीं इनकी रसद की लाइनें, इनके हथियारों की लाइनें बर्बाद कर दे रही है। यानी अब इस मैप के जरिए हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से इजराइल उस पूरे रूट को टारगेट कर रहा है जहां से वेपन सप्लाई हो रहे हैं, और जिसकी ताकत के बलबूते हिजबुल्लाह भी इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इजराइल लेबनान युद्ध पर अमेरिका कैसे अलर्ट है, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद संजय सर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि अमेरिका को इजराइल पर ईरानी हमले का खतरा है, और ईरानी खतरे के मद्देनजर मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती को लेकर लगातार खबरें आ रही है। अमेरिका मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर फैसला कर चुका है। अब ईरान का डर, अमेरिका की तैयारी, इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने। मिडिल ईस्ट के इस हालात में मध्य पूर्व में F-15E और F-16 फाइटर जेट तैनात अमेरिका की तरफ से किए जाएंगे। A-10 युद्धक विमान की भी तैनाती अमेरिका की तरफ से होगी। हालांकि अमेरिका के 2200 मरीन को भी तैयार रहने को कह दिया गया है। मरीन एम्फीबियस ग्रुप को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 4 युद्धपोत तैनात हैं, और ईरान की चुनौतियों के मद्देनजर अमेरिका जिस तरीके से अलर्ट है, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है संजय सर, जब फैसले लिए जा रहे हैं। और टाइमिंग के लिहाज से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अमेरिका के अलर्ट होने को लेकर तो सवाल है, लेकिन एक सवाल, क्या यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स बड़ी चुनौती इजराइल के लिए हो सकती है? क्योंकि उस एरिया में ही, जो मैं बार बार सरप्राइज अटैक की यहां पर बात कर रही हूं, अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को यहां पर लेबनान का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से जो आप बात कह रही हैं कि जो सुरंग और जो एक जो टेक्टिकल वॉरफेयर हिजबुल्लाह तैयार कर रहा है, निश्चित रूप से आईडीएफ के लिए और इजराइल के लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती उन्होंने जब हमास के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहाँ पे जो टनल्स में लोग रह रहे थे, वहाँ से ऑपरेशंस कर रहे थे, तो एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो मोसाद और आईडीएफ के बीच में जो एक जुगलबंदी है, निश्चित रूप से इस बात से वो बाहर निकल पाएंगे। जहाँ तक अमेरिका की बात है, देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये सीधा सीधा अमेरिका इजराइल पे के अगर अस्तित्व पे कोई खतरा आता है, तो अमेरिका की नींव मिडिल ईस्ट से हिलती है। तो ये जो स्टेटहुड का जो सवाल है, वो अमेरिका उसको बरकरार रखना चाहेगा, इजराइल को कांस्टेंट सपोर्ट देगा। और आपने ये देखा होगा कि पिछले 2 दिन में जो स्टेटमेंट आए, जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया कि हमारा कांस्टेंट सपोर्ट एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ रहेगा, और ये अभी लॉयड का भी स्टेटमेंट आज आया है कि साफ साफ कि हम नियमित रूप से इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे, और ईरान जो आतंकवादी संगठन के माध्यम से जो ऑपरेशन करना चाहता है, उसको हम बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इसीलिए अमेरिका ने जो बेसिस हैं अपने, चाहे वो इराक में है, चाहे सीरिया, जहां पे भी, जहां जॉर्डन में है, सब जगह अपने आप को मुस्तैद कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अगर कन्फ्रंटेशन सीधा सीधा हिजबुल्लाह के साथ आगे ईरान के साथ कन्वर्ट हो जाता है और ईरान को स्ट्राइक करता है, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका पे भी एक तरीके से अटैक माना जाएगा। और यही बात था कि जैसे जहां सीज फायर की बात आई थी, उस पे नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि कोई सीज फायर नहीं। तो निश्चित रूप से ये आर पार की लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है, और उसमें अमेरिका का जो एक मंसूबा है कि ईरान को एक तरीके से जो एक लीड लेना चाह रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड में या इस्लामिक वर्ल्ड में जो लीड लेना चाहता है, उसका खात्मा करना है। और अपना जो पूर्व उनका अपना एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म मिडिल ईस्ट में रहा है, सऊदी अरबिया के थ्रू या बाकी दूसरे तंत्र के थ्रू, वो उसको वापस से पुनर्स्थापित
अमेरिका करना चाहता है। और वहां ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, आप मान के चलिए सुरभि कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स बाकी चीन और रशिया भी जो दखल अंदाजी बढ़ा रहे हैं उसको भी अमेरिका निश्चित रूप से खत्म करना चाहता है। तो यहाँ पे एक तरीके से एग्जिस्टेशनल इश्यूज हैं, स्टेटहुड का इशू है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है। और उसमें मुझे लगता है कि पूरा वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज सर रीजंस आपने समझा दिए और ये भी कह दिया कि यहां तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन आज की हकीकत क्या है यही हम बता रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से इजराइल ने अब लेबनान में शामिल होते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। और ये हकीकत इस वक्त देखने को मिल रही है कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को भी अलग अलग लेवल पर वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सोनम वांगचुक का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के हिरासत का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। हिरासत में लिए गए वांगचुक की रिहाई के लिए याचिका और वांगचुक की हिरासत पर 3 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। आपको बता दें, लेह से प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे सोनम वांगचुक को लेकर यह खबर है। बवाना थाने में अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। हालांकि ये मांग उनकी तरफ से अभी तक क्या की गई है और जिस तरीके से ये मामला अब कोर्ट पहुंचा है, इस बारे में मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, बताएं इस बारे में फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि लेह से आए इन प्रदर्शनकारियों को थाने ले जाया गया था। बिल्कुल, देखिए इस जो ये लद्दाख से चले थे सोनम वांगचुक, उनके साथ में कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं। ये सबका प्लान ये था कि 2 अक्टूबर को वो गांधी जी की समाधि पर जाएंगे। इनको लेकिन दिल्ली के सीमाओं पर ही हिरासत में लिया गया। मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। एक वकील है, उन्होंने जनहित याचिका दाखिल की और कहा है कि इनको ना सिर्फ रिहा किया जाना चाहिए बल्कि दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह देनी चाहिए जहां पर अपनी बात रख सके। इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है और साथ में जिस तरीके से 30 सितंबर का जो आदेश है दिल्ली पुलिस का, इसमें एडवाइजरी और तमाम तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई, उसको भी चुनौती दी गई और कहा है कि ऐसे निर्देश जो है कोर्ट द्वारा दिए जाए कि इनको आगे बढ़ नहीं दिया जाए। जनहित याचिका एक वकील द्वारा दाखिल की गई है जिस पर कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 3 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उससे पहले ही हिरासत से सोनम वांगचुक को छोड़ दे। लेकिन ये मामला फिलहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, और फिलहाल ये जिस तरीके से सीमा पर सभी लोगों को रोका गया है, उसके बारे में अभी और क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर भी थी कि किस तरीके से इन्हें इलाके में नहीं रोका गया बल्कि पुलिस की हिरासत में भी क्या इन्हें लिया गया। बिल्कुल, देखिए जब ये बाकायदा ऐलान करके आए थे कि लद्दाख से चले थे और ये बता दिया गया था कि दिल्ली में किस दिन आएंगे, तो बीती शाम को जब ये दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर सोनम वांगचुक और उनके साथ में जितने भी ये लोग थे उन सबको दिल्ली पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। और क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की, उसमें कहा गया है कि त्योहारी सीजन है तो तमाम प्रतिबंध है, उसको लेकर के इनको हिरासत में लिया गया और उनको हिरासत। इसी बारे में और जानकारी के साथ जीत आपको रोकना चाहूंगी, पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत के पास भी खबर है, जी बताएं पुनीत। देखिए, देर रात में सोनम वांगचुक और उनके तकरीबन 150 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अलग अलग थानों में इनको रखा गया था। सोनम वांगचुक और लगभग 30 साथियों को बवाना थाने में रखा गया है। रात से ही बवाना थाने में मौजूद है और इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहां पर उनसे मिलने पहुंची थी। बाकायदा बैरिकेटिंग की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया था, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। आतिशी थाने के अंदर जरूर गई लेकिन उनको सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। बाहर निकल करके आतिशी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि उनको सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने एलजी पर तमाम आरोप लगाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि लद्दाख की जनता के साथ वो लोग खड़े हुए हैं। फिलहाल ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा है, लेकिन अब आगे कितने और देर तक हिरासत में सोनम वांगचुक और उनके साथियों को रखा जाएगा ये कहना काफी मुश्किल है। देर रात से हिरासत में लिया गया था लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर आप देखेंगे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी अनशन पर सोनम वांगचुक और उनके जो तमाम साथी बवाना थाने के अंदर मौजूद हैं, वो अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा जो लद्दाख के सांसद हैं वो भी इस वक्त डिटेन कर लिए गए हैं। उनको भी नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में फिलहाल रखा गया है। चलिए, नजर बनाए रखें, आगे भी आप दोनों से इस बारे में लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पुनीत इस वक्त हमें बता रहे थे कि सब कुछ इस तरीके से हिरासत में लिया गया, तो इन्होंने अब पुलिस स्टेशन में ही हिरासत में जिस जगह पर लिया गया है वहां पर भी अनशन की शुरुआत कर दी है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के
के दौरान जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। बेंच ने यह भी कहा कि फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी रहेगी, लेकिन गैर कानूनी कब्जा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं होगी। चलिए इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है और गैर कानूनी कब्जे के लिहाज से जिस तरीके से खबर इंपॉर्टेंट है, मेरे सहयोगी पीयूष पांडे से इसको लेकर बात करूंगी। उससे पहले जानिए, गैर कानूनी कब्जा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं, ये साफ कर दिया गया है। कब्जे पर कार्रवाई के आड़ में धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए इसके आड़ में, और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है। हालांकि दिशा निर्देश जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है और बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक भी जारी रहेगी। तो बुलडोजर पर इस एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया ये आपने जान लिया, लेकिन इससे पहले जानिए कि किस तरीके से 17 सितंबर को भी एक सुनवाई हुई थी और 17 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। निजी संपत्ति पर कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, यह भी साफ कह दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर नहीं चलेगा। सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन से अतिक्रमण हटाने की छूट थी। हालांकि कानून की प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए, यह भी 17 सितंबर को हुई सुनवाई में साफ कह दिया गया था। और अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला, तो संविधान के मूल्यों के खिलाफ इसे माना जाएगा और देश में अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, यह बात भी कही गई थी। साथ ही हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती है। तो 17 सितंबर को जो मामले की सुनवाई हुई थी उसके बारे में डिटेल हमने आपको बताई। लेकिन आज जिस तरीके से इसी एक्शन प्रोसेस को लेकर खबर सामने आ रही है उसके बारे में मेरे सहयोगी से बात करूं, उससे पहले जानिए कि फिलहाल अब यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, आज अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं होगी, फिलहाल आज क्या क्लैरिटी, क्या ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की तरफ से रहे, ये बताएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सभी पक्षों पर गौर करने के बाद सुरक्षित रख लिया है और उस पर अब विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, जिसमें सभी पूरे देश भर में जो नगर निगम और विकास प्राधिकरणों के जो कानून हैं जिनके तहत बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, उन सब में एकरूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। और जो रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जारी किया था, ये अंतरिम रोक फैसला आने तक जारी रहेगी। ये रोक सिर्फ उन्हीं मामलों पर है जब किसी पर अपराध का आरोप लगता है और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ प्रशासन उसके घर पर या फिर उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला देता है। तो इन स्थितियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रोक को जारी रखा है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आएगा, जिससे पूरे देश में एक जैसा ही जो प्रक्रिया होगी बुलडोजर कार्रवाई की वो होगी और साथ ही जो अनसुलझे नियम थे उन नियमों को हटा करके सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया को सुचारू करेगा और ये ख्याल रखा जाएगा कि जिनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उनके पक्ष को किस तरह से देखा जाए और उन पर मुआवजे और अन्य स्थितियों पर भी गौर किया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पीयूष हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया और कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशंस क्या रही। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर खबर है। लक्ष्मीबाई धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय शख्सियत है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत? हम 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते। अब इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होनी है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी। ईदगाह विवाद आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यही डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ईदगाह के पास पार्क में लगाने का फैसला और साथ ही एमसीडी और डीडीए ने मूर्ति लगाने का जो फैसला किया, ईदगाह से सटा हुआ ये पार्क है और मुस्लिम समुदाय पार्क में मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई हो रही है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात और ऑब्जर्वेशन कोर्ट की सामने आई है, यही इस वक्त की खबर है। और फायरिंग में चोटिल गोविंदा को लेकर बड़ा अपडेट। गोविंदा के पैर से गोली को निकाल लिया गया है। गोविंदा की हालत अब बेहतर है, तो अस्पताल में भर्ती
गोविंदा को लेकर ये खबर और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यही वो गोली है जो गोविंदा के पैर में आज सुबह लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और ये गोलियां आखिर चली कैसे लगी, इसको लेकर भी लगातार पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फायरिंग में चोटिल हुए गोविंदा को आज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि सुबह 4:45 बजे का वक्त जब गन को साफ करते हुए ही, रिवॉल्वर को साफ करते हुए ही अचानक गोली चली और उनके पैर में लगी। फिलहाल इलाज गोविंदा का हॉस्पिटल में जिस तरीके से चल रहा है, उसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई है। गोविंदा के पैर से गोली को निकाल लिया गया है और उनकी हालत में बेहतर बताई जा रही है। गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ कैसे, ये भी जान लीजिए, क्योंकि गोविंदा को जब गोली लगी तो उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, इसलिए उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या था, वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। अलमारी में रिवॉल्वर रखी हुई थी और उसे निकालकर जब वो साफ करने लगे तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और हाथ से रिवॉल्वर, गोली घुटने के पास लगी। आपको बता दें, रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ये हादसा हुआ। अलमारी में रिवॉल्वर रखने वो जा रहे थे और हाथ से रिवॉल्वर उनकी छूट गई थी। गोली घुटने के पास लगी थी। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोविंदा की तरफ से एक ऑडियो मैसेज भी सामने आया और शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने इसे शेयर किया है, जिसमें गोविंदा ने अपने शुभचिंतकों को संदेश दिया। क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम।